मैं ये बोलूँगा कि कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर लगाना, जो सारी सुविधाएं कार्डियोलॉजिस्ट जो एक सुविधाएं देता है मरीजों को, वो सारी सुविधाएं अभी हम बिरला ग्रुप के साथ उपलब्ध हैं। सर, आपका बहुत लंबा समय हार्ट के पेशेंट या कार्डियो के क्षेत्र में बीता, तो क्या करें कि हार्ट डिसीज की हम चपेट में ही ना आए? पीएसएम से पढ़ते आ रहे हैं अपने एमबीबीएस के डेज से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। इसके लिए मैं कुछ टिप्स अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। जो अपना एक 35 वर्ष 40 वर्ष की आयु के जो लोग हो चुके हैं, वो लोग अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनको चेक में रखें। ये बीमारियों को साइलेंट किलर बोला जाता है। जब भी छाती में दर्द है, सीने में दर्द है, तो इसको पहले तो ऐसे लाइटली नहीं लें, अनावश्यक रूप से कि इग्नोर करें। सर, ये पामी क्या है जिसे हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं? नमस्कार दर्शकों, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आए हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज अश्विनी द्विवेदी जी के पास में, जो कि अभय बिरला हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। सर, सतना से सतना का सफर कैसा रहा? चूंकि आप सतना के बेहरा के जन्मे हैं और वहां से फिर सतना में कार्यरत होने का काफी लंबा सफर रहा। अनुपातन 20-22 साल आपको लग गए। कैसा सफर रहा सर? नमस्कार बिंदवासियों, सतना भूमि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, यहाँ के लोगों को मेरा प्रणाम। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, इसी माटी से उपजा हूँ कहना चाहिए। तो मेरा, जैसा कि आपने पूछा, सतना से सतना का सफ़र। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी शासकीय स्कूल बिहारा से, जहाँ से मैंने 10th क्लास जो उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा 2005 में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैं इधर आपके विद्यापीठ स्कूल है सतना में, वहाँ से मैंने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात ये हुआ कि भाई डॉक्टर बनना है, ये मन में ये भावना थी शुरुआत से ही, जिसको लेके अपन ने बायो लिया था और ऐसे 12th किया बायो से। उसके बाद अपन ने तैयारी की, पीएमटी की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपन जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने यूजी की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात एमडी मेडिसिन, चूंकि एक लोकप्रिय विषय माना जाता है हम मेडिकल डॉक्टरों के बीच में, और सबसे ज़्यादा यूजफुल विषय ऐसे माना जाता है करके, मैं एमडी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए मैंने रिम्स रांची से मैंने वो उपाधि प्राप्त की एमडी मेडिसिन की। उसके पश्चात अपना बॉन्ड करते हुए 1 साल का जो धनबाद से किया था मैंने, उसके दौरान तैयारी करते हुए मुझे सिलेक्शन सुपर स्पेशलिटी के लिए हो गया। तो मैंने जीएमसी नागपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डीएम की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात मैं आपके एम्स नागपुर में कार्यरत था सीनियर रेसिडेंट की पद पर। उसी समय मेरा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया जीएमसी कोल्हापुर के लिए, तो मैं वहाँ 1 वर्ष की सेवा करने के लिए चला गया। उसके पश्चात ये सब करते समय मैंने अनुभव किया कि जब मैं नागपुर शहर में था, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में अपने सतना रीवा क्षेत्र के मरीज, अपने विंध्य क्षेत्र के मरीज आते थे। बहुत बार देखते थे कि प्राइवेट में जा रहे हैं या हमारे सेटअप में आते थे और परेशान होते थे उतनी दूर से आना, और हार्ट के मरीज स्पेशली। बहुत रिस्की सिचुएशन में वो लोग रहते थे और ट्रेवलिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, कई बार अनहोनी भी होती थी, वो सब भी सुनने को मिलता था। मन में एक भावना थी कि किसी तरह कभी क्या अपन अपने क्षेत्र में वापस लौटेंगे, यहाँ के लोगों के लिए काम कर पाएंगे क्या, मतलब करेंगे क्या, ऐसी भावना थी। इस भावना को लेते हुए मैं और उधर मुंबई या बड़े शहरों की तरफ मैंने रुख नहीं किया। मेरे को मन में ये था कि किसी तरह अपने क्षेत्र में चलना है। जब मुझे एमपी बिरला ग्रुप के बारे में पता चला या यहाँ से अप्रोच हुई, यहाँ पे कैथ लैब का सेटअप आया है, तो मेरे मन में था कि भाई हमको जाना है वापस करके अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, जहाँ से अपन ने सफर शुरू किया है। तो ये लगभग 20 वर्ष ऐसे लग गए मुझे, 20 से 22 वर्ष और यहाँ पहुँचने में। और जब यहाँ पे आया तो मैं बहुत ही हर्ष के साथ मैंने बिरला ग्रुप का ऑफर स्वीकार किया, और मैं अभी यहाँ पे एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ।
सर आपने अभी अपने परिचय में एक बात बताई कि जब आप नागपुर में थे तो यहाँ से बहुत सारी संख्या पेशेंट की वहाँ पे जाती थी। सर इवन तो आपको पता हमारे यहाँ एक ट्रेन चलती है इतवारी एक्सप्रेस, उसे पेशेंट की ट्रेन ही करते हैं, उसपे कार्डियो की मैक्सिमम पेशेंट नागपुर जाते हैं। तो अभी जी जैसे आप सतना आ चुके हैं तो जी क्या हमें नागपुर जाने की जरूरत पड़ेगी या सारी सुविधाएं जो नागपुर में है वो सतना में भी उपलब्ध हैं आपके पास में? जी। सो मैं ये बोलूँगा कि कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर लगाना, जो सारी सुविधाएँ कार्डियोलॉजिस्ट जो एक सुविधाएँ देता है मरीजों को, इको जांच की सुविधा, इवन ट्रांस इसोफेजियल इको जांच जो होती है, वो सारी सुविधाएँ अभी हम बिरला ग्रुप के साथ उपलब्ध हैं। सो हार्ट के मरीजों को मैं बोलूँगा कि आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ट्रांस रेडियल तकनीक जो उन्नत तकनीक है, जिसमें मरीज को सेम डे में डिस्चार्ज किया जा सकता है। जैसे आप आज भर्ती हुए, सर दोपहर में 12 बजे, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आपको एक 3-4 घंटे के अंदर हम आपका एंजियोग्राफी करके आपको घर भेज सकते हैं। सो ऐसी उन्नत मशीनें और उन्नत तकनीक के साथ अपन ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं अपने पास। तो सर एकदम सुरक्षित। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका हृदय सुरक्षित हाथों में है, सुविधाएँ सारी है। अभी बाईपास शस्त्रक्रिया की सुविधा अभी बिरला अपने यहाँ पे उपलब्ध नहीं है सतना शहर में। धीरे-धीरे जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ेगी, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, तो हम लोगों का प्लान है कि बाईपास शस्त्रक्रिया का भी आगे चल के उसके भी तकनीक और उसके भी डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएँ। सर आपका बहुत लंबा समय हार्ट के पेशेंट या कार्डियो के क्षेत्र में बीता, तो आपने सर बहुत भांति-भांति के पेशेंट देखे होंगे। जी। आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि हार्ट डिसीज़ से बचें कैसे? क्या करें कि हार्ट डिसीज़ की हम चपेट में ही ना आएँ? हम लोगों की भाषा में एक हम लोग पीएसएम से पढ़ते आ रहे हैं अपने एमबीबीएस के डेज से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है। सो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सो इसके लिए मैं कुछ टिप्स अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। इन टिप्स में है हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना। हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने से तात्पर्य है आपको खाने पीने का समय का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि रात में कभी भी खा रहे हैं, या जो भी है, एक समय का ध्यान रखते हुए भोजन का करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन रोज 30 मिनट का, 5 दिन का, हर दिन 30 मिनट का 150 से 175 मिनट का वॉक जरूर करें, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर से जरूर करें। 150 से 175 मिनट का एक्सरसाइज का टाइम अपने अपने आप को दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम पे जाते हैं तो वो हमारा एक्सरसाइज का टाइम है, वो उसी में हमारा काम हो जाता है, या हम उसी में वजन उठाते हैं। वो नहीं है। आप अलग से समय निकाल के आधे घंटे का समय सप्ताह में कम से कम 5 दिन अपने शरीर को दें। उस समय में आप एक्सरसाइज करें, जो भी आपको फिजिबल है। आप रनिंग कर सकते हैं, आप रनिंग करें। आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग करें। आप जिम कर सकते हैं, वो करें एक मॉडरेशन में। आप जो भी एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं उस फॉर्म में करें। अन्य सलाह इसमें और है इस क्रम में, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी एडिक्शन है अपने, उसको संयमित रखें, इसकी चपेट में ना आए। जो अपना एक 35 वर्ष 40 वर्ष की आयु के जो लोग हो चुके हैं, वो लोग अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनको चेक में रखें। ये इनकी जांच कराएं। ऐसा है तो नहीं कि हमको भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या शुगर आ रहा है, या ब्लड प्रेशर आ रहा है। ये बीमारियों को साइलेंट किलर बोला जाता है ना। साइलेंट किलर से तात्पर्य ये है कि ये बीमारियां बहुत लंबे समय तक शरीर में रह जाती हैं। बाद में वो हृदय के विकार के रूप में, किडनी के विकार के रूप में, ब्रेन के विकार के रूप में, जैसे लकवा हो गया या अटैक हो गया हार्ट का, ब्रेन का लकवा जैसे स्ट्रोक हो गया, इस विकार के रूप में वो परिलक्षित होती हैं। तो इन इन जो ये कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनको अपना चेक करवा लें रूटीनली। डॉक्टर के पास जाके आप इनकी जांचें करवा सकते हैं, एक 35 वर्ष से आयु के अधिक आप युवा हैं तो। इस तरह से मुझे लगता है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं और हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। सर मेरा ये प्रश्न, और ये आम जनमानस का भी प्रश्न रहता है कि सर हम हृदय रोग के मरीज ही ना बने, तो उसके लिए हम अपना डाइट प्लान कैसा रखें, अपना लाइफस्टाइल कैसा रखें, और कैसा एक्सरसाइज जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सकें जिससे हम हृदय रोग
इसके साथ ही साथ बाकी सारी बीमारियों से भी अपने आप का बचाव कर सके। सो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अपने को हृदय रोगों की चपेट में नहीं आना है। इसके लिए अपने को अपनी रोज की नियमित आदतों में थोड़ा सा सुधार करने हैं। इसमें सुधार में मुख्यतः जो बिंदु हैं वो ऐसे हैं कि डेली अपने को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है किसी ना किसी फॉर्म में। पहले भी मैं ये बातें कह चुका हूँ, जैसे कि डेली अपने को आधे घंटे डेली अपने को एक एक्सरसाइज करनी है, जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम, कोई गेम प्ले कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स प्ले कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको ये 30 मिनट का एटलीस्ट डेली का करना है। हफ्ते में 5 दिन ऐसा करें मिनिमम रूप से, अगर आप जैसा समय निकाल सकते हैं। उसके अलावा अपने एडिक्शन को संयमित रखें। कोई भी अल्कोहल या स्मोकिंग या टोबैको च्युइंग, अब अपने क्षेत्र में इधर देखते हैं कि बहुत से लोग टोबैको च्युइंग बहुत ज़्यादा करते हैं। रोज की आदत में है वो। एक तरह से ऐसा लगता है कि ये जनमानस की रोज की जैसे खाने खाने की ज़रूरत है वैसी ज़रूरत है, वो ऐसा समझ में आता है। हम इस क्षेत्र में देखते आ रहे हैं बचपन से। तो हम लोगों को कहना चाहेंगे इससे बचें। ये भी टोबैको भी च्युइंग अपन सेफ मानते हैं, पर ये भी बहुत नुकसानदायक है। हार्ट से भी रिलेटेड नुकसान है और अन्यत्र कैंसर संबंधी भी उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उससे भी बचें। दूसरा, खान-पान में क्या कर सकते हैं? तो खान-पान में एक अपना प्लेट होती है जिसको अपना थाली जो बोलते हैं, उसके कुछ इसमें भाग अपने को सुनिश्चित करें कि ऐसा-ऐसा हो। एक भाग जो हो प्री प्रोबायोटिक्स का, जैसे स्प्राउट्स वगैरह रहते हैं, इसका एक भाग होना चाहिए। एक भाग प्रोटीन का हो उसमें, एक भाग कार्बोहाइड्रेट्स का हो, एक भाग फैट का हो। ऐसा नहीं हो कि अपन ऑयली ऑयल ले रहे हैं, फैट ही फैट फूड लेते जा रहे हैं, अपन ने ग्रीन लीफ वेजिटेबल खा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रीन लीफ वेजिटेबल भी एक अपने प्लेट का पार्ट होना चाहिए, है ना? तो हरी भाजियाँ जो है, हरी सब्जियाँ जो भी समय अनुसार मौसम अनुकूल अपने जो घरों में उपजाई जाती हैं या जो भी बाजार में मिल रही हैं, तो वो उनका सेवन करें। बहुत ज़्यादा एक ही सब्जी, जैसे इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि आलू का सेवन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो ऐसे एक ही सब्जी, एक ही भाजी से ऐसे बचें। नॉर्मल ग्रीन लीफी वेजिटेबल मौसम अनुसार जो भी उपलब्ध होती हैं, एक फ्रूट्स का एक जो भी मौसम अनुसार फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनका सेवन करें। हाँ, जो अपने नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये भी अपन अपने इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, पर सबकी मात्रा एक सीमित रखें। सो हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ये प्लेट सिस्टम है इसमें कलरफुल थाली होनी चाहिए। हाँ, कलरफुल थाली होनी चाहिए। सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो, ग्रीन सैलेड इंक्लूडेड हो, स्प्राउट्स इंक्लूडेड हो, प्रोटीन का एक पार्ट इंक्लूडेड हो, कार्ब्स का एक पार्ट इंक्लूडेड हो। तो सारी चीज़ें अपने लिए ज़रूरी हैं। नट्स का पार्ट हो तो सारी चीज़ें अपने लिए ज़रूरी हैं हार्ट के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक लिमिट में हो। ऐसा नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ फ़ायदा ही करते हैं कि पनीर ही पनीर खाना है तो उससे अपन अच्छे हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो पार्ट भी एक संयमित पार्ट हो। मिल्क कंजप्शन जो हो ये भी एक संयमित हो। सो ये सारा पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। जो मिल्क कंजप्शन हो कोशिश की जाए कि फैट फ्री हो या फैट उसका निकाल दिया जाए उसके बाद कंज्यूम करें। इसमें बेस्ट रहता है छाछ का सेवन। छाछ को लोग ऐसे छाछ का जितना अच्छा सेवन करेंगे, स्पेशली ये समर के मौसम में, गर्मियों का जो मौसम चल रहा है, उतना फायदेमंद है। प्रोबायोटिक्स मिलते हैं अपने को, दिन भर आपको हाइड्रेट रखता है, एनर्जी देता है। सो ऐसे ये प्लेट में अपनी थाली में ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अपन। सो डाइट पार्ट हो गया, एक्सरसाइज पार्ट हो गया, एडिक्शन पार्ट हो गया। नींद, एक नींद को लोग ऐसे सोचते हैं कि नींद एक ये तो सोता है, ये ऐसे ये शरीर के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, नींद के लिए ध्यान नहीं देते। तो मैं कहूँगा नींद भी आपके हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान ने वो उसको बनाया ही इसी के लिए जिससे आपका सिस्टम रीसेट हो सके। जैसे कंप्यूटर में अपन रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, वैसे ही शरीर के लिए भगवान ने अपने को नींद का सिस्टम दिया है। सो डेली 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक रूप से लें। इससे आपका हार्ट, ब्रेन और सभी अंगों को ऊर्जा मिलती है और ये रीसेट रहते हैं। सो इस तरह से मुझे लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य का, न केवल हार्ट का, पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आप ध्यान रख सकते हैं इस तरह से। सर, जैसे औसतन जब भी हमारे यहाँ पे लोगों को सीने में दर्द होता है तो वो लोग गैस का दर्द मान लेते हैं या नॉर्मल इनो, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करते हैं, घरेलू उपचार के विषय में जाते हैं। तो आप इसमें क्या संदेश देना चाहिए? क्या हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? जी। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि जब भी छाती में दर्द है, सीने में दर्द है,
तो इसको पहले तो ऐसे लाइटली नहीं लें अनावश्यक रूप से कि, इग्नोर करें, स्पेशली एक उम्र के ऊपर के लोग, कि 35 वर्ष 30 वर्ष के ऊपर की आयु है, आजकल तो यंग लोगों में भी अटैक देखने को मिल रहा है। पर अमूमन एक सलाह है जो, कि इस उम्र के अगर ऊपर के लोग हैं, पहले से उनको कुछ रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि पहले से कुछ खतरे के घंटियां उपलब्ध हैं, जैसे कि किसी को शुगर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, चर्बी की शिकायत है, ओबेसिटी है, या अन्यत्र कोई बीमारियां हैं। तो ये सब लोग ज़्यादा चपेट में आते हैं हृदय रोगों की। तो ऐसे लोग कभी भी सीने के दर्द को नज़रअंदाज ना करें, इनको ऐसे ना माने कि ये गैस का दर्द है और घर पे ही रह जाएं। दूसरा, कि कभी भी जब दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, तो उसके साथ-साथ में और भी कुछ परिलक्षण परिचित होते हैं। जैसे कि जब सीने में तेज दर्द होता है, उसके साथ में ये दर्द आपके जबड़ों की तक या हृदय में, पेट में नीचे नाभि तक जा सकता है सीने का दर्द। ये दर्द हाथ तक भी आ सकता है, आपके दोनों हाथों में जा सकता है। दूसरा, साथ में घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, ये सारी तकलीफ साथ में महसूस होती है। और अगर कोई भी सीने का दर्द आधे घंटे से आपको ज़्यादा रह जाए, तो कभी भी उसको लाइटली ना लें या गैस का दर्द ना मानें। इतना देर अगर कोई दर्द रहेगा, तो अमूमन एक कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी फिजिशियन है, जो भी नियर बाई अवेलेबल हैं, उनसे सलाह लें। कोशिश करें कि ईसीजी जांच की सुविधा हो अगर, तो ईसीजी की जांच एक बहुत ही सस्ती जांच होती है, पर सारा ट्रीटमेंट प्लान हृदय रोगियों का ईसीजी की जांच से निर्धारित हो जाता है। तो उस जांच का प्रयत्न करें कि वो जांच आपके ऐसे समय में हो जाए, उसके अनुसार अपन आगे का ट्रीटमेंट प्लान या उपचार जो है अपन निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा। सर, ये पामी क्या है जिसे हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं? जी। मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं एमडी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था, उस समय पे हमारी जो प्रतिष्ठित बुक है हैरिसन करके, उसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ था, जिसमें एक टाइमलाइन मेंशन की हुई थी कि किसी को अटैक आया तो कितनी देर में ईसीजी हो जाना चाहिए, कितनी देर में मरीज को अस्पताल पहुंच जाना चाहिए और कितनी देर में उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए। तो उसमें था कि डोर टू बलून टाइम का मतलब होता है कि जब पेशेंट अपने हॉस्पिटल आया या हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को फोन किया और उससे एंजियोप्लास्टी होने के बीच में समय कितना लगना चाहिए। तो ये समय 90 मिनट का, 1.5 घंटे का लगभग निर्धारित है। और इसको निर्धारित करने के पीछे की वजह होगी, तभी ये 90 मिनट इतना कम समय दिया गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि अगर उससे ज़्यादा समय तक अपना हार्ट इस्चीमिक रह जाता है, तो जो हार्ट की मसल होती है, उसकी डेथ होने लग जाती है। और फिर अपन किसी भी अच्छे सेटअप पे बाद में जाके एंजियोप्लास्टी करवा भी लें, तो वो हार्ट के मसल की उतनी रिकवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है। मतलब मायोसाइट एक बार डेड हो जाती हैं, तो वो रिकवर नहीं करती हैं। इसके लिए प्रोसीजर बना है जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पामी करके ये टर्म है। मैं बोलूँगा कि मैं कार्डियोलॉजी का पेशा, मुझे न्यूरोलॉजी विषय भी बहुत पसंद था, और मैं कार्डियोलॉजी में सिर्फ इसी के लिए आया कि मैं देखता था कि क्षेत्र में लोग जो है, जब हृदय की समस्या होती तो दूर नागपुर या मुंबई के लिए ट्रेवल करके जाते हैं, और फिर उपचार मिलता भी है पर वो समय जा चुका होता है। तो उसके बाद वो विशेष उसका फायदा नहीं होता है, मैं बोलना चाहूँगा, या उतना फायदा नहीं होता जितना अगर समय रहते कराया जाए तो होगा, है ना। इसके लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बना है। इसमें क्या होता है कि मरीज को अटैक आया, आपने एम्बुलेंस को फोन किया या हॉस्पिटल आए, जैसे भी करके, तो इसको तुरंत के तुरंत एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट को अपने को लेना है। अटैक के केस में स्टीलिवेशन एमआई बोलते हैं, स्टेमी बोलते हैं, उस केस में अपने को इस चीज के लिए लेना होता है, एंजियोप्लास्टी के लिए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बेसिकली कहते हैं। तो इस सेटअप में मैंने टीम तैयार की है बिरला में। यहाँ पर आने का उद्देश्य यही था कि हम पामी कर सकें यहाँ के लोगों की। एक टीम तैयार है हमारी 24/7, जो एक टीम रहती है। जैसे ही पेशेंट आया, अगर स्टेमी का पेशेंट है, अटैक के ST एलिवेशन एमआई जो ईसीजी में से निर्धारित होता है, उसका पेशेंट है, तुरंत हमारी टीम, कार्डियक टीम जो है, पामी टीम करके हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है, वो एक्टिवेट होती है। और पेशेंट को ऐसे किया जाता है कि हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से 90 मिनट के अंदर अंदर हम उसकी वेसल में, उसकी वेसल जो बंद हो रखी है उसको ओपन कर सकें, और उसमें स्टेंट वगैरह डाल के, जैसी जरूरत है उसके अनुसार
करके उसके नस का फ्लो जो रक्त का प्रवाह है उसमें स्थापित कर सके, जिससे मरीज के हार्ट की जो मसल डेड होने वाली थी उससे उसको बचाया जा सके, उसकी रिकवरी अच्छी हो, आगे की लाइफ उसकी नियर नॉर्मल हो जाए। सर अगर हम पब्लिक प्लेस पे ट्रेवल कर रहे हैं और उस वक्त इनिशियली किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार सर हमने देखा है ट्रेन में या पब्लिक प्लेसेस में, शादी बारात में कई बार आ गया है, तो उस वक्त आसपास जो मौजूदा लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूँगा इस प्रश्न का। एक चीज़ तो ये है कि हार्ट अटैक आ गया है या अरेस्ट हो गया है। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, उसकी पल्स नहीं मिल रही होती है, साँस नहीं आ रही होती है पेशेंट को, बेहोश की मुद्रा में हो जाता है, तो वो केस का अलग ट्रीटमेंट है। उसमें हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर बोलते हैं जिस प्रोसेस को। पब्लिक अवेयरनेस भी जिसके क्षेत्र में काफ़ी की जा रही है कि सभी लोगों को सीपीआर आना चाहिए, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। तो वो कार्डियक अरेस्ट के केसेस में किया जाना चाहिए, जिसमें छाती को दबा के शरीर को ब्लड की मात्रा को पहुंचाते रहना है, जिसका एम्बुलेंस आने तक या मरीज को अस्पताल पहुंचने पर। तो ये अरेस्ट के केसेस के लिए है। जो कार्डियक अटैक के पेशेंट्स हैं, जिनको सीने में दर्द हो रहा है, जो भी बेहोश नहीं हुए हैं अटैक के बाद, अरेस्ट की पोजीशन में नहीं है पर सीने में दर्द है, तकलीफ हो रही है, कहीं भी हैं आप, शादी बारात में हैं, ट्रेवल में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर कोई भी ऐसे पर्सन को फेस करते हैं, तो इस केस में एक तो ये है कि एम्बुलेंस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें कि अपने को हॉस्पिटल ले जाना है, जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है उसमें ले जाना है। ऐसे समय पे ये नहीं होना चाहिए कि हमको बड़े हॉस्पिटल की तरफ रन करना है या कोई भी बड़े शहर की तरफ लेके जाना है मरीज को। पहला तात्पर्य होता है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन, है ना। तो जो भी नियर बाई में उपलब्ध हो आसपास में, वहां पे पहुंचना है। कुछ अगर गोलियां अपने पास कोई और ऐसे माहौल में, चूंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित होते हैं, तो उनके पास कुछ औषधियां उपलब्ध होती हैं। जैसे कि एक छाती में अगर किसी को दर्द हुआ है, अटैक जो का दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, तो इसको छाती के दर्द को कम करने की एक गोली होती है सॉर्बिट्रेट करके, है ना। सो जीभ के नीचे रखने की गोली होती है। तो एक गोली उस मरीज को अगर जिनके भी पास में, अगर ऐसे माहौल में किसी के पास उपलब्ध है, तो वो दी जा सकती है। एक डिस्प्रिन करके गोली होती है, हाँ, जो अमूमन दर्द के लिए लोग लेते हैं, सिर दर्द वगैरह में, तो वो डिस्प्रिन की गोली हार्ट के लिए बहुत लाभकारी होती है, स्पेशली अटैक के केसेस में। वो डिस्प्रिन की गोली को च्यू करके, चबा के खाने से काफ़ी मरीजों को उससे भी राहत मिलती है। जब तक अपन अस्पताल नहीं जब पहुंच पा रहे हैं, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में डिस्प्रिन की गोली, सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे, डिस्प्रिन की गोली चबा के खाने के लिए, ये गोलियां मरीज को तत्कालिक रूप से अगर अवेलेबल हैं तो दी जा सकती हैं और फिर अस्पताल की तरफ अपन जा सकते हैं। अच्छा सर, मेटललेस एंजियोप्लास्टी या डेप क्या है? जी, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन पूछा है आपने। जो मेटललेस एंजियोप्लास्टी या ड्रग एल्यूटिंग बलून है, पहले जब एंजियोप्लास्टी की तकनीक आई थी, बेसिकली ऐसा था कि एक बलून के थ्रू और जो नस है उसको खोल दिया जाता था और उसमें रक्त प्रवाह चालू हो जाता था। पर देखा ये गया कि उसको खोलने के बाद कॉम्प्लिकेशन, जब शुरुआत में पेशेंट हुए तो कुछ नहीं हुआ, पर बाद में देखा गया कि ज़्यादातर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते थे कि वो नस पुनः बंद हो जाती थी या फिर से रीब्लॉक हो जाती थी। तो उस कॉम्प्लिकेशन को, उसको रोकने के लिए फिर तकनीक आई कि ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, जो अभी अब अपन बोलते हैं कि स्टेंट लगा दिया, रिंग लगा दिया, आम जन जो बोलते हैं, तो वो डीईएस बोल के ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स आ गए। तो उसको रोकने के लिए, उस कॉम्प्लिकेशन को कि फिर से ब्लॉक नहीं हो या तुरंत बंद हो जाती थी नसर, एब्रप्ट क्लोजर बोलते थे, वो सब कॉम्प्लिकेशन होते थे, तो उसको रोकने के लिए ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स आ गए। फिर एक समय के बाद अब देखा जा गया कि ये इनके भी अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं काफ़ी लंबे समय, या जिन मरीजों ने दवाइयाँ नहीं खाई खून पतला करने की, तो वो स्टेंट पुनः बंद पड़ने की ऐसी भी केसेस देखे जाते हैं। अभी ये जो नया तकनीक आया है, ये ड्रग इल्यूटिंग बलून का, बेसिकली ये तकनीक ऐसा है कि इसमें वही जो पहले बलून से एंजियोप्लास्टी होती थी, वही एंजियोप्लास्टी करनी है। साथ में जो ये ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होते थे, इस
इस मेटल के साथ साथ इसमें दवाई एक होती थी, पेक्लिटेक्सल वगैरह बोल के दवाइयाँ होती हैं। सो वो दवाई क्या है, वो नस में रिलीज होती रहती थी, जिससे ये नस दोबारा फिर से ब्लॉक नहीं होती थी, है ना? सो अभी इस जो अभी ड्रग इल्यूटिंग बलून जो है, इसका नाम ड्रग इल्यूटिंग बलून है। तो बलून वही था, अब उसमें ड्रग इनकोटेड कर दिया गया। सो अभी साइंस इतना एडवांस हो गया कि वो बलून में उन्होंने ड्रग इनकोट करना सीख लिया, और उस ड्रग को अपन वेसल में ले जाके छोड़ देते हैं। उसको एक तय समय होता है जितनी देर तक हमको इन्फ्लेट करके फुला के रखना होता है। उसके बाद वो वेसल से वो हट जाता है, तो वहां पे जो स्टेंट होता है ये नहीं रहता है, सिर्फ वो दवाई रह जाती है, और फिर से वो नस बंद नहीं होती है। ऐसे ट्रायल्स जो होते हैं उसमें ऐसा आया हुआ है। तो हर नस के लिए ये तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ एक संभावित होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी है, या ऐसी नस है जो नीचे के क्षेत्र में डिस्टली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2.7 mm का एक साइज निर्धारित है, उससे छोटी की नस है। सो ऐसे छोटी नस है, या कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है जहाँ ज़्यादा मेटल लग रही है। तो ऐसी जगहों पे इस ड्रग इल्यूटिंग बलून का यूज करके अपन उसको कम स्टेंट में, क्योंकि ज्यादा स्टेंट लगाने से उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रोसीजर के भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। सो भविष्य भी ज्यादा सुरक्षित रहता है, और कम मेटल रहती है मरीज के शरीर में, और वो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी बहुत ही सरलता से की जा सकती है। सो ये ड्रग इल्यूटिंग बलून का ये अपने फायदे हैं। और मैं कहना चाहूंगा खुशी के साथ कि हमने बिरला में ये तकनीक लाई है। यहाँ पे हमने मरीजों में प्रयोग भी किया है इसका, और काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। सर, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के ऑर्टिक वॉल बदलने की क्या नवीन तकनीकें हैं? सो आप बेसिकली टावर जो टेक्निक है, या टावी टेक्निक बोलते हैं इसको, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन या एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, इस तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं। सो एक बहुत ही उन्नत नवीन तकनीक है, ये न्यू टेक्निक है। इसमें होता क्या है, पहले जब एओर्टिक वॉल्व जैसे कि एज के साथ जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हृदय का पंपिंग चैम्बर है जिससे इस पूरे शरीर को खून की सप्लाई होती है, उससे निकलता है जब ब्लड, तो एक एओर्टा में जाता है, और उस हार्ट और एओर्टा के बीच में एक वॉल्व रहता है जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। इस वॉल्व के थ्रू ब्लड एओर्टा में जाता है और फिर पूरे शरीर में जाता है। तो ये वॉल्व एज के अनुसार खराब होने लगता है बहुत सारे लोगों में, जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है उसके, अभी मैं डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगा उसमें। सो जब जिसका एओर्टिक स्टेनोस्ट हो गया है, जो वो वॉल्व जो है छोटा हो गया है ना, मराठी में इसको लहान बोलते हैं, जब जेवण लहान झाला है ना, या जब बहुत ही बारीक हो गया है वो छिद्र, जिससे कि ब्लड आगे नहीं जा रहा है, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा अगर कुछ हो गया है मरीज के शरीर में, तो उसको पहले ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ता था मरीज को। अभी इस टेक्निक में, टावर टेक्निक में क्या है, पैर की नस से, पैर की नस से जो अपनी पैर की धमनी है उसके थ्रू अपन जाते हैं हार्ट में, एओर्टा के जहाँ ओरिजिन हो रहा है, जहाँ वो वॉल्व है वहां तक, और बिना चीर फाड़ के, बिना किसी मरीज को परेशानी के अपन ये शस्त्रक्रिया करते हैं, और उसी दिन शाम को मरीज स्वस्थ होके चल सकता है। और उसका जो भी तकलीफ हो रही थी, सांस फूल रही थी, या वो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से बाकी शरीर के अंगों को खून की सप्लाई नहीं हो रही थी, तो कुछ क्राइटेरिया हैं इसके भी कि कब करना है कब नहीं करना है। पर मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही उन्नत तकनीक है, बहुत ही विज्ञान का वरदान है ये, कि आप जिस शस्त्रक्रिया को करने के लिए आपको मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा अफोर्ड करना था, बेड रिडन रहना पड़ता था, आईसीयू में रहना पड़ता था, वो सब से निजात मिल जाती है। आप सुबह एडमिट हो, शस्त्रक्रिया कराओ, आप अगले दिन या शाम में घर आ सकते हो ऐसे, और आपका एओर्टिक वॉल्व बदल चुका है। तो भाई चमत्कार की तरह है ये शस्त्रक्रिया, टावर टेक्निक जो है। चूंकि आप सभी को पता है सर, हमारे ही सतना क्षेत्र से हैं, उन्होंने पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, शुरुआती शिक्षा दीक्षा सर आपने यहीं से की थी जी। तो बताइए साहब, का अपना संदेश देना दे चाहिए थे हमरे दर्शकन का संदेश अपना भेजावे चाहिए थे हमरे? जी। सो हम समझ गए ना अपना काय कहाँ जाए थे।
माने कि सुनैया भैयन काही जे हैं सुने वाले हैं तिन्हें हम का संदेश आपन दे चाहते कैसन आपन हार्ट या दिल काही कैसन सुरक्षित रखें कैसन हाँ या तकलीफ से निजात में रहें या ये परेशानी के चपेट में ना आवे तो एक ही खातिर जऊं जऊं उपाय हम बताएं जैसन कि खान पान में ही परहेज है ना, ज्यादा चर्बी वाली वसा वाली चीजें नहीं खाएं क्या है, रोज अपने शरीर का अलग से अपने कामे के अलावा एक समय आधा घंटा का रोज दें के कम से कम सब हफ्ता में ही 5 दिन क्या कि रोज वो माही कोनो न कोनो फॉर्म में एक्सरसाइज करें के चाहे वह अपना दौड़ सकी थे चलें का कर सकी थे या कोनो तरह से जिम के खरी से कर सकी थे कोनो प्रकार के खेल कूद अपने यहाँ जैसे कबड्डी होती वॉलीबॉल होती कोनो भी खेल कूद कर सकी थे तो अपने रुचि अनुसार और अपने शरीर के क्षमता अनुसार अपने का ही या फिजिकल एक्टिविटी जौने का कहा थे मैं शारीरिक क्रिया ये एक हर रोज का एक समय निर्धारित के कि एमा समय देख है नशा से अपने का बचें है जऊं भी तम्बाकू बीड़ी सिगरेट का जऊं भी नशा में ही लोग इन्वॉल्व होते शामिल होते उससे बचें के कोशिश करें है, रोज एक पर्याप्त 7 से 9 घंटा के नींद लें है और चलत चलत यह बात कहब कि अपने खान पान में संयम के अलावा जऊं अपने क्षेत्र में तो का आदत रहा थी कि नमक के बहुत ज्यादा सेवन करें के लोगन के बीच में ही तो एक्स्ट्रा सॉल्ट से या जो अधिक मात्रा में नमक है ऊपर से नमक लेके जो आदत थी उसे बचें है। अब बीच बीच में ही का करें कि डॉक्टर के लगे 31-35 वर्ष के बाद में ही देखा है कि एक दर की अपन शुगर क्या बीपी क्या कोलेस्ट्रॉल क्या या चेकअप समय समय में ही जैसन समय मिले या हिसाब से ये अखर चेकअप करवा लें यही एकदम नियमित में रखें शुगर का अपने बीपी का कोलेस्ट्रॉल का ही तो अगर जो हम ये सब बातन का ही अपन ध्यान दे तर हमें लागत है कि हम अपने हृदय का ध्यान दे न केवल हृदय का ध्यान दे पूरे शरीर का ध्यान हो जाए एक तरह से या अपना के हार्ट का लीवर का किडनी का ब्रेन का सब चीजन खातिर लगभग यह संदेश है कि पानी के मात्रा भरपूर रखें के खान पान में परहेज करें के रोज एक्सरसाइज करें के शुगर बीपी या कोलेस्ट्रॉल का ही अपने एकदम जांच करा के संयमित मात्रा में रखें कोई नियमित नियत मात्रा में ही ले आने की कोशिश करें के ये से अपना लगभग शरीर के सब बीमारी से अपना मुक्ति पा सकी थे या इससे दूर रह सकी थे बच सकी थे। डॉक्टर साहब अपना का पता है कि हमारे यहाँ कुछ फुर्सतियां हैं दिन खर काजी ब्याह के समय में यह काम होता है कि जाके पूरी तरकारी खाए के तो वह नुकसान है ना करी एक हिसाब से बतावा जाए तो अब देखिए अपने यहाँ कहावत ही है कि अति सर्वत्र वर्जित सैनमा कही गेम है तो माने कि कौनो चीज के अपना अति करब तो वो नुकसान करी चाहे अपना पूरी तरकारी नुकसान करी ना चाहे अपना खाए के ज्यादा करब तो वह नुकसान करी कि व्यसन ज्यादा कैलब तो वह नुकसान करत है तो ऐसे कौनो भी चीज के अति नहीं करें का कबहू कभार एक दर की तो ठीक है मनुष्य स्वभाव है अपन जन्म लीनन है तो या शरीर का संरचना मिली भगवान का ये अखर इंजॉय करें के अपने का ये अखर आनंद लें के ऐसा नहीं है कि अपने इच्छन का पूरी तरह से त्याग कर दे पर सब चीज संयमित मात्रा में राखी तो अपना ओहू क्या माने कि पूरी तरकारी के आनंद ले सकी थे। मगर अपना से मिलके हमरे की जनता बहुत खुश हो जाएगी कि अपना बघेली के आए हैं जुड़ी अपना बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपको बहुत बहुत प्रणाम सर आपने हमारे जनता को बहुत हमारे दर्शकों को ऑडियंस को बहुत अच्छा संदेश दिया और लोकली आपसे कनेक्ट होंगे और सर आई होप आपके पास आएंगे और अपने हार्ट डिसीज को एकदम हार्ट को हेल्दी करके जाएंगे सर बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत प्रणाम।